अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। क्या तहरीक इंसाफ की हुकूमत गैर मकबूल हो गई है? हालिया बल्दियाती इंतखाबात के नताइज के बाद हुकूमत और तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में कमी या इसके गैर मकबूल होने पर बहुत से सवालात उठ रहे हैं। अपोजिशन का यह दावा है कि हुकूमत की गलत मुआशी पॉलिसियों, बहरान दर बहरान और उन्हें संभालने में नाकामी और बढ़ती हुई महंगाई ने हुकूमत की साख खत्म कर दी है और इसी वजह से इंतखाबात में पे दर पे नाकामियों का सामना करना पड़ रहा है। उनका हुकूमत, उनके वसाइल, पूरा पेशावर, सारी ब्यूरोक्रेसी उनकी। आज जब थोड़ा सा उन कुव्वतों ने अपना हाथ पीछे किया तो फिर अंजाम आपने सुबह खैबर पख्तूनख्वा में देख लिया या नहीं देख लिया? ये तो होना था। जब इतनी बुरी आपकी कारकर्दगी होगी, जब आपने नालायकी, नाअहली और बुरी परफॉर्मेंस के आपने अंबार लगाए होंगे। पीटीआई का टिकट जो है वो रुसवाई का एक सिंबल है। अभी भी मौका है, अवाम की जान छोड़ दें। इज्जत से जो थोड़ी बहुत रह गई है, खुदा हाफिज करे। जो यहाँ हशर हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में, इंशाल्लाह इधर भी यही हशर होगा। जो सिलेक्टर्स हैं, जो इनको लेके आए हैं, वही जब इनसे तंग है, अवाम इनसे तंग है। बहुत बुरा इन्होंने मुल्क का हशर कर दिया है। दूसरी तरफ हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात के नताइज में शिकस्त का जिम्मेदार कुछ दीगर अवामिल को समझती है। एक तरफ हुकूमत इस बात का क्रेडिट ले रही है कि उसने बिलाखिर बल्दियाती इंतखाबात करवाए तो सही, लेकिन दूसरी तरफ इस इलेक्शन में शिकस्त अपनी नाकामी समझ रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इलेक्शन के नताइज पर ट्वीट करते हुए कहा कि टिकटों के गलत तकसीम की वजह से उन्हें शिकस्त हुई। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता रोज वज़ीर-ए-आज़म को जो रिपोर्ट पेश की गई उसमें महंगाई, रिश्तेदारों और मंजूर नजर अफराद को टिकट्स और मकामी रहनुमाओं के आपस के जो इख्तलाफात है उन्हें शिकस्त की वजूहात करार दिया जा रहा है। हुकूमती रहनुमा भी मकबूलियत से कतई नजर दीगर अवामिल में इस हार की जिम्मेदारी तलाश कर रहे हैं। जब एक हल्के में 3-3, 4-4 लोग आपकी एक ही पार्टी के इलेक्शन लड़ना शुरू कर देंगे तो इलेक्शन हारेंगे ही, और क्या होगा। टिकट्स जो हैं वो किसी को मिले हैं, 2-2, 3-3 लोग जो हैं वो इलेक्शन खड़े हो गए हैं। हमारे एमएनए एमपीएस कुछ नहीं है। यहाँ पे की पीटीआई हारी है, वो इस वजह से हारी है कि पीटीआई का मुकाबला पीटीआई से था। पार्टी टिकट किसको मिला उसके मुकाबले में और खड़े हो गए। तो अगर ये पीटीआई वर्सेस पीटीआई ना होती तो मेरा ख्याल है कि हम आसानी से 14 में ले सकते थे। हमने अच्छे कैंडिडेट भी खड़े कर दिए कई जगहों पे, वो भी नहीं जीत सके। आवाम का ट्रेंड ये था कि महंगाई इशू है, बिल्कुल है। ये नहीं है कि तारिक इंसाफ का वोट कम हुआ है। अगर कहीं पे हम हारे हैं तो उन लोगों ने अपने गुस्से का इजहार किया है, बिल्कुल मैं मानता हूँ। एक महंगाई, दूसरा रॉन्ग टिकट्स, जहाँ रिश्तेदार खड़े हो वहाँ हार गए, जहाँ वर्कर खड़ा हुआ जीत गया। नंबर 3, आपने ओवरऑल जो परसेप्शन क्रिएट की वो आपने राइट वे में नहीं कर सके। पिछले कुछ अरसे से हुकूमत की मकबूलियत और इंतखाबी सलाहियत पर अपोजिशन पहले भी सवाल उठाती रही है। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के बड़े हलकों में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात, जिनमें आपको याद होगा हाफिजाबाद, लाहौर, डस्का और खानेवाल जैसे हलके शामिल थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त का सामना करना पड़ा। दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि अपोजिशन अब आम इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ है। शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ने आज एक बार फिर ऐसे इशारे दिए हैं कि हुकूमत जाने वाली है और वो इंतखाबात की तैयारी कर रहे हैं। आपका धड़ तख्ता होने वाला है। जिस तरह आपको धक्का देकर ऊपर लाया गया ये तो पूरी कौम जानती है, लेकिन जिन्होंने आपको वोट दिए उनको भी आपने जिस तरह ख्वार किया कभी किसी ने नहीं देखा। नारे भी इलेक्शन का वक्त आने वाला है, इनको भगाने का वक्त आने वाला है, तो नारे सिर्फ पाकिस्तान में हाणे हम लाहौर में भी वही विया थो, उते भी खमा गाड़ियां थो, पाण जिंद वही उते हिननि सां मुक़ाबिलो कबो। आईंदा ये हिननि खे मुंहुं ॾिबो, अवाम जी जंग थींदी हिननि सां ऐं इंशाअल्लाह अवाम जी फतह थींदी। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के अगले मरहले और पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के लिए सलाह मशवरे करें। इस इंतखाबी और सियासी मंजरनामे में आम सवालात ये कि क्या टिकटों की तकसीम गलत थी या हुकूमत गैर मकबूल हो चुकी है? क्या हुकूमत को खुद इस बात का इदराक है कि वो ये इलेक्शन क्यों हारी? हुकूमती वज़रा और हुकूमती वज़रा जो हैं वो अपोजिशन की दोनों बड़ी जमातों की कारकर्दगी पर भी सवालात उठा रहे हैं। क्या वाकई उनकी कारकर्दगी भी इन इंतखाबात में तवक्कुआत से कम है? क्या सेलेक्टर और सेलेक्टेड की बहस का इन इंतखाबी नताइज से कुछ लेना देना या वास्ता है या नहीं? और क्या इन बल्दियाती इंतखाबात के नताइज की बुनियाद पर
इस बात का तायुन या ये नतीजा निकाला जा सकता है कि हुकूमत गैर मकबूल होगी। इस पर आज के प्रोग्राम में जो है वो बात होगी। दूसरा, हुकूमत मिनी बजट लाने की तैयारी कर रही है। IMF का जो जायजा इजलास है वो 12 जनवरी को होना है। ये मिनी बजट जो है वो क्या पार्लियामान में आएगा और क्या हुकूमत इसे मंजूर करा सकेगी, इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात होगी। एक एस्टीम्ड पैनल आज की डिबेट में हमारे साथ मौजूद है। तारुफ करा देता हूँ, अली मोहम्मद खान साहब, वजीर ममलिकत बराए पार्लिमानी अमूर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन करें। अली भाई बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कमर जमान कारा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर रहनुमा है, वो हमारे साथ आज की इस डिबेट में शरीक होंगे। और सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ साहब मुस्लिम लीग नून से जो है वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आजम नज़ीर तारड़ साहब और कारा साहब भी जो है वो हमारे साथ डिबेट में मौजूद होंगे। मैं अली मोहम्मद खान साहब आपसे इस डिबेट का आगाज़ करना चाहता हूँ। सर, ये बड़े सवालात उठ रहे हैं कि PTI जो है वो अनपॉपुलर हो गई है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ये खास तौर पर वजीर आजम इमरान खान की पॉपुलैरिटी 2018 के मुकाबले में क्या उसमें कोई कमी हो गई है, क्या उस पर कोई फर्क पड़ा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया रहमान साहब। और सबसे पहले एक बहुत अहम बात कि 25 दिसंबर आ रहा है क़ायद आज़म का यौम पैदाइश। मेरी पूरी कौम खासकर अपने बच्चों से, स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप क़ायद आज़म की ज़िंदगी को स्टडी करें और कोशिश करें कि हम उनकी उन फरमुदात पे अमल करें। अगर आप वकील हैं वो कला के लिए जो बोले, जो अगर आप ब्यूरोक्रेट हैं ब्यूरोक्रेसी के लिए बोले, अगर आप इकोनॉमिस्ट हैं स्टेट बैंक को उनकी स्पीच मौजूद है, अगर आप मिलिट्री से हैं डिफेंस फोर्सेस को उनकी स्पीच मौजूद है, अगर आप सियासतदान हैं इत्तेफाक से तो सियासतदानों के लिए तो उनकी बहुत सी स्पीचें मौजूद हैं और स्टूडेंट्स के लिए भी। तो हम अगर असल में जिना का पाकिस्तान चाहते हैं तो हमें जिना के विजन को स्टडी पहले करना पड़ेगा। देखिए, आपका जो सवाल है रहमान साहब, मैं आई विल बी ऑनेस्ट कि महंगाई की वजह से पॉपुलैरिटी फैक्टर जो है उसमें कुछ कमी हो सकती है, लेकिन वो एक टेम्पररी फेज होती है। कोई भी इनकम्बेंट गवर्नमेंट जो मौजूदा गवर्नमेंट होती है उसकी पॉपुलैरिटी सदा वो नहीं रहती, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस फिर मैटर करती है और चौथे पांचवें साल फिर वो पिक करती है। फिर 2023 या कोई भी अगला इलेक्शन उसमें लोग फिर जज करते हैं। तो इमरान खान साहब की और हमारी हुकूमत की कारकर्दगी और पॉपुलैरिटी का असल जज तो मेरे ख्याल में 2023 का इलेक्शन होगा। लेकिन ये जो इलेक्शन हुआ है इसमें भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया जरूर होता है, इसके डायनामिक्स डिफरेंट होते हैं। जो भी पॉलिटिकल वर्कर है वो उसको समझते हैं कि बल्दियाती इलेक्शन के डायनामिक्स में मुल्क की पॉलिटिक्स से ज्यादा इलाकाई और वो भी वार्ड और यूसी लेवल की जो पॉलिटिक्स है वो मैटर करती है। फिर कुछ टिकटिंग के जो इश्यूज हैं हमारी जमात में, कुछ मसले मसाइल आए टिकट में, कहीं सही गए कहीं गलत गए, कुछ महंगाई का इशू है। तो मेरे ख्याल में वो सही बैरोमीटर तो नहीं है बल्दियात, लेकिन बहरहाल आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो जाता है। और ये भी एक अच्छा है कि अगर इसमें कोई गलतियां हमसे हुई हैं तो वो गलतियां जो 2023 में करते वो अभी पहले करनी तो अच्छा है। बारे में अच्छा नहीं, मैं जरा सवाल जरा ले ले साथ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में आप जैसे जो पुराने नजरियाती कारकुन है वो भी ये कहते हैं कि वोट इस जमात में इमरान खान का है। यार मैं इतना पुराना हूं। ये बल्दियाती इंतखाबात भी जो है वो ज़ाहिरी बात है पार्टी बुनियादों पर थे, इमरान खान के नाम पर थे। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन लोगों ने जो है वो ये इंतखाब लड़ा, वो ज़ाहिरी बात है वो कैंडिडेट तो इमरान खान के थे। तो क्या इससे कोई नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि खान साहब की पॉपुलैरिटी या तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी पे कोई फर्क पड़ा है? नहीं, खान साहब का देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं रहमान, आपने तो मुझे बहुत ही जमाना कबली मसीह का कर दिया। हम तो अपने आप को अब भी जवान समझते हैं। अभी आज यूथ का वोट डाल के आए हूं उधर यूथ पार्लियामेंट में। तो एक धरने देखिए खान साहब की जो वाले धरने वाली PTI है, अब जो PTI है आप वो उस जमाने से PTI के साथ है ना? आज जब जमाने की बात करते हैं लोग कहते हैं पता नहीं अपने बतूता के साथ ये फिरा करता था। अच्छा देखें, खान साहब की जो पॉलिटिक्स है उनकी जो डायनामिक्स है उसको प्लीज समझिए। खान साहब का वोटर है तब्दीली का वोटर, वो निकलता है खान साहब के लिए और जब उसको ये पता हो कि मेरा ये वोट खान साहब और PTI की पॉलिटिक्स पे मेन इफेक्ट डालेगा, खान साहब का वोटर, खान साहब का सपोर्टर, तहरीक इंसाफ का कारकुन, तहरीक इंसाफ का वोट बैंक 2023 में इंशाल्लाह निकलेगा और इंशाल्लाह ये माफिया शाफिया, ये जो करप्ट माफिया, इनको भाग के ले जाएगा। लेकिन उससे पहले ये जो इश्यूज हैं ये मैटर करती हैं बल्दियाती इलेक्शन में, लोकल पॉलिटिक्स मैटर करती है, डायनामिक्स, उसकी वोटिंग पैटर्न और उसके साथ साथ टिकट सही दिए गलत दिए, मंजूरी नजर लोगों को मिले और महंगाई का इशू भी है। लेकिन 2023 से ही बैरोमीटर होगा, वहां लग पता जाएगा कि सिंध में इंशाल्लाह सिंध के वज़ीर आला हाउस में कौन सा इमरान खान का सिपाही आ रहा है, क्योंकि बाकियों में तो अल्लाह ताला के करम से आगे हैं, अल्लाह के करम से आगे हैं। अच्छा ठीक है तारड़ साहब, वाकई ये बल्दियाती जो नतायज हैं ये इतना ज्यादा मैटर नहीं करते
اور اصل جو ہے وہ امتحان جو بڑا دنگل ہے وہ 2023 والا ہے. تو یہ چھوٹی موٹی جو ہے وہ ان کو بیٹل تو کہا جا سکتا ہے, لیکن اصل لڑائی جو ہے وہ 2023 کی ہے. ہلکی پھلکی بہت شکریہ. رحمان علی محمد خان صاحب چھوٹے بھائی ہیں, بڑے قابل آدمی ہیں, لیکن خوش فہم بہت ہیں. علی محمد خان صاحب تجزیہ کرتے کرتے یہ بتانا بھول گئے کہ بہت محنت کرنا پڑی پاکستان تحریک انصاف کو خیبر پختونخوا میں فائنل جو شکست تھی اس کے لیے. اس سے پہلے انہوں نے ڈسکا میں بڑا اچھا پرفارم کیا, وزیر آباد میں بہت اچھا پرفارم کیا, انہوں نے لاہور کے ضمنی میں, خوشاب کے ضمنی الیکشن میں, کراچی کے ضمنی الیکشن میں, خانے وال کے ضمنی الیکشن میں, نوشہرہ کے ضمنی الیکشن میں. بڑی لمبی ہے سر, میں تو بلدیاتی نتائج بس ڈسکس کر رہا تھا, لیکن آپ پرانی لسٹ بھی لے آئے ہیں. میں وہی عرض کر رہا ہوں. تو یہ شکست و ریح کا ایک سلسلہ ہے جو پچھلے 1.5 سال سے جاری ہے, اور یہ اس میں مزید شد و بد آ رہی ہے. اور میرے خیال میں خوش فہمی سے نکل کے انہیں ارد گرد دیکھنا چاہیے. عوام جو ہیں وہ فرسٹریٹ ہوئے پڑے ہیں, ان کی مس گورننس کے چرچے ہیں ہر طرف. معاشی بدحالی ان کی اپنی دی ہوئی اس لیے ہے کہ جس حکومت کے پاس اکنامک ٹیم نہیں ہے, ہر 4 ماہ کے بعد اسٹیٹ بینک کے گورنر اور وزیر خزانہ بدل دیے جاتے ہیں, اور وہ پوری ٹیم چینج ہو جاتی ہے, ڈائریکشن نہیں ہے, اور پھر الزام, ہر بات کا الزام. اب تو بھی 3.5 سال آپ کو ہو گئے ہیں حکومت کرتے ہوئے, اب بھی وہ ڈالتے ہیں, کہتے ہیں یہ پچھلوں کا کیا دھرا ہے. تو آپ جب حکومت میں آ رہے تھے اور آپ نعرے لگا رہے تھے کہ ہم 6 ماہ میں سارا کچھ ٹھیک کر دیں گے, ایک نیا پاکستان ہوگا, ایک روشن پاکستان, اس میں دودھ کی نہریں آپ نے مالی تھی. تو اگر آپ صرف وعدوں پہ اور کھوکھلے نعروں پہ کام کرنا چاہیں تو یہی اس کا نتیجہ نکلے گا. جی. تو بات یہ ہے کہ آپ اپنے دامن میں بھی تو جھانکیے نا. خوش فہمی میں آپ 2023 کو تو بالکل ہی وہاں تک تو پہنچتے پہنچتے شاید اس قوم میں دم ہی نہ رہے. اللہ تعالیٰ اس قوم کی اور اس ملک کی حفاظت کرے. کوئی اپنی اصلاح کا سوچئے کہ آپ کی کہاں پہ آپ نے اپنی کرپشن پہ پردے ڈالے ہیں. راول پنڈی رنگ روڈ سکینڈل آیا, چینی کا آٹے کے سکینڈلز آئے, لاہور میں نیب کی انکوائریز کھلی جو کہ حکومتی عہدیداروں کے بارے میں تھی, وہاں پہ چیف منسٹر پنجاب کے بارے میں زبان زد عام ہے جو ہو رہا ہے. پشاور میں آپ کے اپنے ایم این اے نے کہا کہ میرے وزیروں کے پی آئی کے ایم این اے نے کہا میرے وزیروں کے اثاثے تو چیک کرائیں, وہ کہاں سے کہاں چلے گئے ہیں. اپنے لیے تو سب ٹھیک ہے کہ کڑوا تھو کر کے میٹھا کھا جائے, دوسروں کو کہے کہ یہ 3 سال سے حکومت کر رہے ہیں. اس سے آگے مجھے تو پرفارمنس نظر نہیں آتی. تو سر خیر وہ پرفارمنس والی بات بھی ابھی آگے ڈسکس کرتے ہیں, کیونکہ اگر پرفارمنس ہو تو ظاہری بات ہے پاپولیرٹی اس پہ آتی ہے. لیکن میں قاہرہ صاحب کو ذرا کوشش کریں, ذرا قاہرہ صاحب آ جائیں ساتھ تو ان سے بھی پوچھ لیتے. لیکن علی بھائی یہ 2018 اور 2021 کا یہ اواخر ہیں تو ظاہری بات ہے یہ ہو رہے ہیں, آپ کو کیا یہ فیکٹرز کیا ہیں؟ کیونکہ دیکھیے انکمبنسی جو ہے وہ ظاہری بات ہے حکومت میں ہونا بھی جو ہے وہ ایک فیکٹر ہوتا ہے, لیکن یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے یہ چیزیں کنٹرول نہیں ہوتی, اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو ہے وہ یہ جو چیلنجز ہیں یہ اس حکومت کو بھی نہیں سنبھلنے دے رہے ہو, اور اس حکومت کی جو مقبولیت ہے وہ اسی وجہ سے جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. دیکھیں رحمان صاحب, ویسے میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں جو مسلم لیگ نون نے جس طرح سے پرفارم کیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ 21 توپوں کی سلامی ان کو پہلے دے دیں, اس کے بعد میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں کہ وہ جماعت جو 5 سال وزیر اعظم ان کا رہا, اور آج ان کی حالت یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں کوئی ایک کونسلر کی سیٹ جیتنے جو ہے وہ جوگے نہیں ہیں. تو دیکھ لیں پھر آپ کی بھی پرفارمنس جو ہے وہ ماشاءاللہ بڑی پاپولیرٹی بڑی ٹاپ پہ ہے. لیکن میں آپ کی بات کی طرف آتا ہوں. دیکھیں پولیٹیکل اینالسٹ یا کوئی بھی سمجھ بوجھ والا آپ کو اس بات کا کہے گا کہ پاپولیرٹی جو ہے وہ 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے جو ٹیمپری ہوتی ہے, جو آپ کے ہفتہ بہ ہفتہ یا مہینہ بہ مہینہ اوپر نیچے ہوتی ہے. جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں کوئی اچھا فیصلہ ہو پاپولیرٹی اوپر چلی جاتی ہے, جیسے خان صاحب کی کوئی جب یونائٹڈ نیشنز کی سپیچ ہوئی یا جب ہمارے کوئی بڑے منصوبے آئے پاپولیرٹی اوپر چلی جاتی ہے. جب مہنگائی کا ایشو آتا ہے پاپولیرٹی میں ڈنٹ آتا ہے. لیکن یہ ہوتی ہے ٹیمپرری. اصل میں جو چیز میٹر کرتی ہے وہ یہ ہے کہ فائنل جب آپ کا 5 ایئر ٹرم پورا ہوتا ہے, بیچ کے دوران اگر حکومت کی پرفارمنس کہیں اچھی ہوگی لوگ ووٹ زیادہ دیں گے,
अगर कम होगी लोग उसका गुस्सा वोट कम देने की मगर जो तारड़ साहब जो लिस्ट आखिरी गिनवा रहे हैं अली भाई, आखिरी जब आप खड़े होते हैं ना, ये मेरी बात सुन, जिक्र नहीं किया लेकिन मैं जिक्र करना जरूरी समझता हूं। जब आप जनरल इलेक्शन में खड़े होते हैं रहमान नजर साहब, जनरल इलेक्शन की बात है कि जब आप जनरल इलेक्शन में खड़े होते हैं फिर वहां लोग जांचते हैं कि 5 साल हमने इनको देखा क्या। मेरी जरा गुजारिश सुने ना, वो कह रहे हैं 2000, देखिए टेम्पररी फेज आप ये कह सकते हैं कि अभी पिछले 3 महीनों में अली भाई कोई मुझे पागल नहीं लगता सर लोगों के हवाले करेगा। अच्छा नहीं, मगर टेम्पररी फेज की आप बात करें, हो सकता है कि ये महंगाई के 3-4 महीने के असरात हो, लेकिन ताड़ साहब के पास एक लंबी लिस्ट थी। लेकिन दो इंतखाब आपने जीते भी हैं, कुर्रम वाला और सियालकोट वाला, और ऐड कर दीजिए अगर कोई इसके अलावा भी आपको याद है, क्योंकि मुझे तो ये 2 याद आ रहे थे। तो ये एक पैटर्न है जो कि चला रहा है। अच्छा जरा कायरा साहब से जरा मैं पूछ लूं, कायरा साहब ये जो डिबेट है कि क्या तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी अब भी है नहीं है, 2018 से अभी आप किस तरह से इस जमात का जो है वो मवाजना या इस हुकूमत का मवाजना करते हैं? देखिए पॉपुलैरिटी को करने के 2-3 तरीके हो सकते हैं। एक तो ये है कि वो मॉडर्न टेक्निक्स हैं, सर्वेज है, उसके जरिए आपको समझ आ जाती है ट्रेंड लोग क्या है। ये भी एक मॉडर्न है सर्वेज होने। अच्छा, वो सर्वेज के तो क्या कह रहे हैं, आलमी सर्वे क्या कह रहे हैं, हमारे अपने जो हुकूमती इदारे हैं जो बेसिकली हुकूमत के जेरे असर ही हैं, लेकिन फिर भी वो बाहर निकल के कभी कभी उनको कुछ बातें सच माननी पड़ती हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आप कोई वोट हो, लोगों की राय आए और वो किसी इलेक्शन में आए, और इलेक्शन जो है वो पार्टी बेस्ड, और उस पार्टी बेस्ड इलेक्शन में किसी जमात की परफॉर्मेंस आपको समझ आएगी, खासतौर पे हुकूमत कि लोगों की अगर नाराजगी है। और पीटीआई के लिए ये जो गेट है ना, ये जो पैरामीटर है, ये ज्यादा बेहतर इस्तेमाल होता है, इसलिए कि ये 5 साल पहले हुकूमत में थे। 2018 में इन्होंने जब ये दोबारा इलेक्शन में गए तो उन्होंने कहा जी हमारे पास तो बाकी हुकूमत नहीं थी, इसके बावजूद हमने किया, बड़ा कोशिश की, हमने पुलिस की, हमने हेल्प किया, हमने ये किया, बड़े रिलीफ दिए। अब हम फेडरल गवर्नमेंट में आएंगे तो हम तो यहाँ दूध और शहद की नहरें बहा देंगे। और लोगों ने देख लिया 8.5 साल के बाद, अगर जो आपके पास एक रोल मॉडल के तौर पे जो सारे पाकिस्तान को पेश करते हैं कि हमने केपीके में ये किया, और केपीके के अंदर भी मजीद कि इनका जो बेस्ट जिले थे, पेशावर में सारे एमएनए इनके, एमपी इनके, मर्दान में सवाए एक के सारे एमएनए इनके, इसी तरह बाकी इलाकों में। तो जो इनके बेस्ट एरियाज थे वहां इन्होंने पहला फेज कराया है। तो गवर्नमेंट की चॉइस थी, उन्होंने पहला फेज कराया है, और इस पहले फेज में जो रिजल्ट आया है वो लोगों ने वाजे कर दिया कि इनकी सीटें तो जो कम आई, इनको कोई 1/5 वोट मिले हैं टोटल। ये इस बात का गमाज है कि ये लोगों के अंदर पॉपुलर नहीं। अब वजीर आजम साहब, मगर कारे साहब एक इनकम्बेंसी फैक्टर होता है, वो जाहिर बात है, हुकूमत है, महंगाई है, कुछ हालात होते हैं, लोग हुकूमतों से आमतौर पर जो है वो तंग होते हैं। लेकिन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्योंकि सूबाई हुकूमत भी वहां पर रही और अभी भी इनकी दूसरी सूबाई हुकूमत है, क्या ये फैक्टर हो सकता है आपकी नजर में, या ये गैर मामूली है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इन बल्दियाती इंतखाबात में हुआ? जी कारे साहब, ये बड़ा सिंपल इशू है। मैं कहता हूं क्या लाहौर में इनके अपने जो अच्छा कारे साहब, आपकी कुछ ऑडियो का जरा इशू है, ये जरा सवाल का जवाब इस ब्रेक बाद दीजिएगा, फिर ये डिस्कस जरा कंटिन्यू करेंगे कि 2018 से 2021 में ये क्या फर्क पड़ा है, क्या कोई फर्क पड़ा है या नहीं, और फिर ये कि क्या इन बल्दियाती इंतखाबात के एक मरहले के नतायज को लेकर इस बात का तयन किया जा सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत कम हो गई है। इस ब्रेक के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। जो इंतखाबी नतायज हमने पिछले 1-1.5 साल में जो है वो देखे हैं, वो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत क्या गैर मकबूल हो गई है या मकबूलियत अभी भी है वज़ीर आज़म इमरान खान की और इस जमात की, उस पर बात हो रही थी। कारे साहब, ब्रेक पर जाने से पहले जो केपी के हवाले से जो सवाल मैंने आपसे पूछा था वो ये था कि अब देखिए 10 साल तो तकरीबन हो गए हैं इनकी हुकूमत को, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 8 साल जो है वो कह लीजिए।
तो क्या ये इनकम्बेंसी फैक्टर जिसको हम कहते हैं ये भी एक वजह हो सकती है, या फिर ये जो नतायज हैं ये बहुत ही गैर मामूली आप इनको देख रहे हैं? मैं कह रहा हूँ जी कि अभी इसके बारे में तो हतमी राय देना तो मुनासिब वाकई नहीं होगा कि हम कहें कि जी बिल्कुल ही ये फाइनल राय आ गई है। लेकिन ये बात बहरहाल दुरुस्त है कि उसके कोई पैरामीटर्स होंगे ना, आपको गेज करनी है पॉपुलैरिटी, तो क्या हो सकती है, वो क्या तरीकाकार है। हाँ, अगर तो लाहौर में ये इलेक्शन से भागे ना होते, अगर तो इनको बाय इलेक्शन में कोई कामयाबियां मिली होती, अगर इनको इनके अजला में किसी एक दो जिले में चले सूरत खराब होती, बाकी जगहों पे इनकी सूरत ठीक होती तो चले, फिर भी बाद में वजन होता। अभी भी एक अजम्पटिव बात है, अगला सेकंड फेज आएगा तो पता चल जाएगा। अभी तो ये है कि नया इन्होंने मिनी बजट पेश करना है, कौमी असम्बली का इजलास जारी है, और जो कमिट करके आए हैं, अगर अब इन्होंने दोबारा तरले मिन्नतें करके IMF से टाइम ना लिया और उन्होंने टाइम ना दिया तो इनके लिए तो फारिग है। ये तो दोबारा इन्होंने आवाम के ऊपर एक और तलवार, एक और बम फेंकना है। तो लोगों में तो टॉलरेंस लेवल ये है कि पहले तो उन्होंने चले इनको वोट आउट किया है, वो कहीं थ्रो आउट ना कर दे। अच्छा ठीक, मगर आप कह रहे हैं प्राइमा फेशिया जो है वो ये नतायज जो है वो अभी तक ये बता रहे। बट तारड़ साहब मुझे एक चीज बताइए कि ये आज फवाद चौधरी ने उन्होंने कहा कि चलें आप, और ये अली भाई ने भी अभी सवाल आपसे पूछा, वो कहते हैं आप अपनी परफॉर्मेंस का तो जवाब दें। क्या मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की इन इंतखाबात के अंदर जो परफॉर्मेंस है वो क्या तवक्कुआत से कम है, या फिर आप उसको कंसिडर नहीं करते कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है या पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस क्या है? रहमान, मेरी तो जो वहाँ पे दोस्तों से बात हुई, देखिए हमने तो KP में जो हमारा PDM में भी अलायंस हैं और अपोजिशन में हमारे जो अलाइड पार्टीज हैं, हमने कोशिश की कि उन्हें स्पेस दी जाए और जहाँ जहाँ पे मुमकिन हुआ हमने उन्हें सपोर्ट दी, और उसके बगैर ये रिजल्ट मुमकिन नहीं था। और JUIF ने ये बिल्कुल ये बात तस्लीम भी वो करते हैं कि PMLN ने उनको एक तरह से जहाँ पे उनकी स्पेस बनती थी उन्हें स्पेस दी, और इसी वजह से ये रिजल्ट्स आए। उसके बावजूद अली मोहम्मद साहब ये शायद भूल गए, क्यों कहते हैं एक काउंसलर भी नहीं है। जो एक फेज का इलेक्शन था उसमें जहाँ पे हमारी प्रेजेंस थी 3 तहसीलों में, तहसील लाजम भी, चेयरमैन भी हमारे आए, और उसके अलावा भी जहाँ जहाँ पे इलेक्शन था, जहाँ पे PMLN ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया उसमें रिस्पांस लिया। और साथ में मैं फिर वही बात दोहराऊंगा कि हमारे जो हलीफ वहां पे थे उनको जहाँ पे स्पेस मिल सकती थी हमने उनको सपोर्ट किया, उन्होंने रिजल्ट दिया। अब रही बात के जी परफॉर्मेंस की, उन्होंने कहा कि जी देखें इन्होंने क्या किया था। आज वोट ना पड़ने के PTI को जो वजूहात हैं उसकी, जैसे मैंने पहले अर्ज की, अगर आप फैक्ट्स और फिगर्स में भी जाए तो PMLN ने ग्रोथ रेट छोड़ा था GDP का 5.5 प्लस पे, वो मनफी में भी गया PTI के दौर में, और बड़ी मुश्किल हालात से हम गुजर रहे हैं। इन्फ्लेशन 4.56 तक थी PMLN के दौर में, वो बढ़ के चली गई 11.23 के ऊपर। पर कैपिटा इनकम $1650 से ड्रॉप करके $1350 पे आ गई है। इसी तरह जो फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करते हैं, ये इकोनॉमिक्स थी। फ्रीडम ऑफ प्रेस में भी हमने कुछ 7 दर्जे नजरी की है। करप्शन इंडेक्स में नारे ये लगाते हैं, लेकिन इनकी गवर्नमेंट में इन 3.5 सालों के बावजूद करप्शन का जो इंडेक्स, जो वर्ल्ड इंडेक्स है, उसमें पाकिस्तान ने 3 दर्जे इंप्रूवमेंट की, यानी कि वो अगर 116 नंबर पे था, 17 पे था, 120 पे चला गया। अब बात ये है कि ये सारी चीजें ना माने और मैं ना मानूं करके अगर आप कहें कि ये नहीं, हम सिर्फ तकरीर अच्छी करते हैं, शोर अच्छा बचाते हैं, कंटेनर पे खड़े होकर नारे ज्यादा लगाते हैं, इसलिए हम जो कहते हैं उसे मान लिया जाए, ये बात तो यू डोंट एग्री कि ये वक्ती तौर पर जो है वो मकबूलियत ऊपर नीचे होती रहती है? रहमान, आप कह रहे हैं ना वक्ती फेज नहीं है PTI के ऊपर? नहीं, बिल्कुल वक्ती नहीं है। ये बड़े तसलसल से हार रहे हैं। मैंने जैसे पहले अर्ज किया, इन्होंने अपने हार का रिकॉर्ड जो है वो बिल्कुल वो टोन चेंज नहीं होने दी और बड़े तसलसल के साथ ये हार रहे हैं पिछले 2 साल से। अगली बात आपने कहा कि इनकम्बेंसी फैक्टर होता है। मैं समझता हूँ कि लोकल गवर्नमेंट में जो प्रेजेंट गवर्नमेंट होती है उसको थोड़ा सा एज होता है। और आप अगर पाकिस्तान की सियासी तारीख को देखें तो माजी में जिन पार्टीज की हुकूमतें थी
وہ پارٹیز لوکل گورنمنٹ میں پرفارم کرتی رہی. پنجاب میں جو ادارے انہوں نے سسپینڈ کر کے بلکہ قانون چینج کر کے جنہیں بحال کیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور پھر اس کے باوجود انہوں نے روڑے اٹکائے. پنجاب میں 85% جو لوکل گورنمنٹ تھی وہ پاکستان مسلم لیگ نون نے وہ سیٹس جو تھی وہ فیچ کی. سندھ میں پیپلز پارٹی کے پاس میجورٹی تھی لوکل گورنمنٹ میں، خاص طور پہ سندھ رورل میں. پی ٹی آئی کے آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ انکمبنسی فیکٹر دوسری طرف چلتا ہے، یہ جیت کی طرف جو ہے وہ پلے کرتا ہے اپنا کردار. رحمان آپ بڑے عرصے سے ماشاءاللہ یہ کور کر رہے ہیں کرنٹ افیئرز بھی اور پالیٹکس بھی. آپ خود اگر ریکال کریں گے تو یہ آج کی بات نہیں ہے، 90 کی دہائی میں اور پھر 2000 آنورڈ بھی، جب پاکستان مسلم لیگ کاف کی حکومت تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ کافی ساری جو لوکل گورنمنٹ کی پریزنس تھی وہ کاف لیگ کی تھی. پھر مسلم لیگ نون آئی، پیپلز پارٹی آتی رہی. جب یہ ہوا یہ تو I get your point. میں طاہر صاحب ایک منٹ ذرا دیجیے گا. علی محمد صاحب یہ دیکھیے ان انتخابی نتائج کے بعد کہیں نہ کہیں اس کے آپٹکس ہوتے ہیں، ظاہری بات ہے سیاست کے اندر آپٹکس کی سر بڑی اہمیت ہے. تو ایسا تاثر کہ حکومت غیر مقبول ہو رہی ہے کسی بھی حکومت کے لیے اچھا نہیں ہوتا، حکومت کو کمزور کر دیتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ان انتخابات، یہ جو انتخابی نتائج کی جو بات ہمارے سیاسی بیانی میں ہوتی ہے، اس سے حکومت کی مضبوطی، اس کے کمزور ہونے، اس پر جو ہے وہ کوئی فرق جو ہے وہ پڑتا ہے؟ نہیں، میرے خیال میں تو اس کو ایک اور طرح سے لوں گا. ہر شخص میں اور ہر جماعت یا ہر ادارے میں اپنی کچھ انہیرنٹ کمزوریاں ہوتی ہیں. اب اگر مین مقابلے میں آپ کی وہ کمزوریاں سامنے آئیں تو آپ پھر بہت بڑی پرائز پے کرتے ہیں. میرے خیال میں تو شاید اس میں کوئی بہتری بھی ہو کہ جہاں کچھ سیٹیں ہم ہارے ہیں، کچھ ہم جیتے ہیں، لیکن کچھ ہماری اندرونی جو پولیٹیکل جو ہماری مینجمنٹ ہے، جو میکینزم ہے ہمارا، اس میں جو ٹکٹ ڈسٹریبیوشن ہے، کیونکہ ٹکٹ کی جو ڈسٹریبیوشن ہے اس پہ بڑے سوال اٹھے ہیں. تو یہ سوال اگر 2023 میں اٹھ جاتے الیکشن پہ تو پھر آپ مجھے بتائیں اس کی پرائز تو پھر مرکز میں پے کرنی پڑتی. تو ہو سکتا ہے اس بلیسنگ ان ڈسگائز ہو، وقت پہ آپ کو ایک جھٹکا دیکھیں. جب بھی کوئی آپ کو کوئی سیٹ بیک ہو، خدا نخواستہ آپ کی وجہ بڑی پازیٹیو اپروچ ہے علی بھائی، ناکامی بھی اگر کسی چیز میں ہو تو وہ اس میں آپ کو اپرچونٹی اللہ دیتا ہے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ 2023 کے لیے ہمارا یہ میں سمجھتا ہوں ایک اچھی اپرچونٹی ملی ہے کہ جو سیکنڈ فیز خیبر پختونخوا میں آ رہا ہے اس میں ہم اپنی ٹکٹ زیادہ بہتر طریقے سے دیں، زیادہ انکلوسیو دیں، اس میں زیادہ کارکنوں کو انکلوڈ کریں، اور اس کے بعد پنجاب کا جو فیز سٹارٹ ہوگا اس کے لیے ہم زیادہ بہتر طور پہ جو ہے وہ تیار ہوں گے. ہاں، ان دو جماعتوں کے لیے الارمنگ ضرور ہے کہ خیبر پختونخوا میں کہیں تو پی ٹی آئی ورسز اے این پی ہے، کہیں پی ٹی آئی ورسز جے یو آئی ہے، یا ہزارے میں پی ٹی آئی ورسز نون ہے، یا سندھ میں پی ٹی آئی ورسز پیپلز پارٹی ہے، یا پنجاب میں پی ٹی آئی ورسز پی ایم ایل این ہے. یہ جو دونوں جماعتیں اپنے آپ کو قومی جماعتیں کہتی ہیں، تو پیپلز پارٹی پنجاب اور کے پی کے میں کدھر ہے، اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ سندھ میں کدھر ہے اور کے پی کے میں کدھر ہے. یہ کس طرح کی فیڈرل جماعتیں رہ گئی ہیں؟ ذرا اپنا قبلہ درست کرنا چاہیے. اچھا، مگر قاہرہ صاحب یہ تحریک انصاف اس کے ساتھ ساتھ ایک کریڈٹ بھی لیتی ہے کہ ہم نے بلدیاتی انتخابات کرائے تو صحیح. ذرا مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد اس چیز کا جو ہے وہ جواب دیجیے گا، اس پہ کہیے گا کہ کیا کریڈٹ اس بات کا پی ٹی آئی کو، پاکستان تحریک انصاف کو جاتا ہے کہ انہوں نے انتخابات کروائے. اس بریک کے بعد آ کر قاہرہ صاحب سے پوچھتے ہیں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. بات ہو رہی ہے انتخابی نتائج کے حوالے سے. قاہرہ صاحب آپ پھر بھی کریڈٹ دیتے ہیں کیونکہ پی ٹی آئی کے اندر ایک بیانیہ یہ بھی ہے کہ یہ وزیر اعظم کا بڑا جرأت مندانہ فیصلہ تھا کہ انہوں نے حالات دیکھتے ہوئے بھی کہ ایسے جو ہے وہ کوئی اتنے سازگار نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ بلدیاتی الیکشن جو ہے وہ کروائیں، اور وہ خیر خود بھی اس بات کا جو ہے وہ کریڈٹ لے رہے ہیں کہ مقامی حکومتیں جو ہے وہ کس قدر ضروری ہیں. اگر آپ کی بات میں وزن ہوتا، یعنی یہ آرگومنٹ میں آپ کی بات میں نہیں کہہ رہا. نہیں سر، میری بات کیا ہے، یہ تو وزیر اعظم کی بات ہے، پی ٹی آئی کی بات ہے. میرا کہنے سے مراد یہی ہے، ناٹ رحمان اگر جو میں وزیر اعظم کی بات میں کچھ شراکت ہوتی یا پی ٹی آئی کے اس آرگومنٹ میں جان ہوتی تو پھر یہ 2.25 سال سے پنجاب کے اندر یہ ادارے توڑ کے نہ بیٹھے ہوئے، اور توڑنے کے بعد یہ الیکشن کرا دیتے، نہ وہ ادارے بحال کیے نہ الیکشن کرائے. اور ابھی بھی آ کے سپریم کورٹ نے جو ڈنڈا کیا ہوا ہے اس کی وجہ سے یہ الیکشن کی طرف جا رہے ہیں، اور ایک فالٹی، ایک غلط انہوں نے آرڈیننس دیا ہے.
उस ऑर्डिनेंस को अल्टीमेटली लोग चैलेंज कर रहे हैं, ये चाहते हैं। बीप चला दें, बीप। मेरा ख्याल है अली मोहम्मद जी कार साहब, थोड़ा सा सब्र। तो मैं जो मेरा व्यू है मैं आपको कह रहा हूँ, अल्लाह करे मैं गलत हूँ, मेरे साथ ये भी कर, अल्लाह करे मैं गलत हूँ, लेकिन मेरा तहफ़्फ़ुज़ ये है कि आपने इससे भाग जाना है और आपने गलत छोड़े हैं, आपने जानबूझ के वो हुक्म छोड़े हैं ताकि वो चैलेंज हो, आपको उसकी करेक्शन के लिए दोबारा टाइम मिले और आप मजीद टाइम लें, यही होना है। वरना बट कारे साहब ये जो सारी बहस चल रही है इलेक्शन के हवाले से, देखिए हमारे सियासत में बड़ी बातें इशारों में होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज भी कहती हैं, ये सिलेक्टेड, सर अगर जरा मेरा सवाल ले ले, सिलेक्टेड और सिलेक्टर की बहस का इन इंतखाबी नताइज से कोई लेना देना है? देखिए इस वक्त तो सब लोग कह रहे हैं कि इन इलेक्शन के अंदर मदाखलत नहीं की गई, और ये बात इस बात का बयन सबूत भी है, अगर मदाखलत नहीं हुई तो यहाँ खड़े हैं। दूसरी बात यह है कि हमें यह ताना देने से पहले ये जरूर देख लें कि इसी पेशावर शहर में आप कैंटोनमेंट बोर्ड का इलेक्शन आ रहे हैं, पीपल्स पार्टी का वाइस चेयरमैन वहां बैठा हुआ है, इसी पेशावर शहर में। अच्छा। इसी मर्दान के अंदर आप हारे हैं, इसी अहमदाबाद के अंदर आप हारे हैं, वहां पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग बैठी हुई है। कुछ एरियाज के अंदर अगर आपको वोट मिले, अब बाकी फेजेज में आपको वहां से भी नहीं मिलने, और आप पूरे पाकिस्तान से वाइप आउट हुए हैं, यानी आपको कराची में भी वोट नहीं मिले, आपको पंजाब में भी वोट नहीं मिले। अच्छा ठीक। अली भाई ये सिलेक्टर की बहस का इससे कोई लेना देना है तो आपके ख्याल में, ये जो इंतखाबी नताइज पर जो बहस हो रही है या इनका जो पोस्टमार्टम हो रहा है? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं है, इससे बिल्कुल लेना देना है, बिल्कुल लेना देना है। जैसे ही कहीं हम जीतेंगे हमें बूट पहना देंगे, जहां ये जीतेंगे वो बूट बाहर फेंक देंगे, ये इनका तरीका है, वतीरा है। जहां जीते हैं जनाब, जहां ये लोग जीते हैं कहते हैं कोई इंटरफेरेंस नहीं है, जहां हम लोग जीते हैं कहते हैं जनाब ये फलाना हो गया तो ढमकाना हो गया। इनके नसीब में रोना धोना है, ये 2023 में फिर रोएंगे, थोड़ा सब्र कर लें, अभी थोड़ा उन्हें खुश हो लेने दें। मौलाना साहब को दूरबीन में बंगला नंबर 22 नजर आ गई है, लेकिन वो थोड़ा दूरबीन के शीशे साफ कर लें। हुनूस दिल्ली दूरस्त, अभी जरा थोड़े से दरिया और जो है वो पार करना है। 2023 का इलेक्शन आना है, अभी लाहौर में, अभी पंजाब में बाई इलेक्शन, पंजाब में बलदियाती इलेक्शन पख्तूनख्वा में चलनी है। और मैं मोहतरम बड़े भाई कारा साहब की इत्तला के लिए अर्ज कर दूं, एक किताब है जिसको आईने पाकिस्तान कहते हैं, वो आपको भी पाबंद करती है, थोड़ा सा बल्दियात का चस्का जो है जरा सिंध के अवाम को भी दे दें, उनका भी हक बनता है। भाई हमने तो 5 साल पूरे कराए हैं, आपने तो उसकी मुखालफत की है, हम तो वहाँ इलेक्शन करा रहे हैं। अच्छा मगर 5 साल पूरे कराए हैं भाईजान, कब कराएंगे इलेक्शन? अगली बहारों में कराएंगे। अच्छा, जवानी की बहारें तो गुजर गई, अगली बहारों में कराएंगे। तारक साहब आपके हलीफ हैं मौलाना, और आप इन इदारों को मुअत्तल करके बैठे हुए हैं और मौलाना बंगला नंबर 22 पे ध्यान नहीं रखते। भैया वैसे जिस तरह का भाई बैठे हैं मेरे भाई, जिस तरह का आप कराची में कराने जा रहे हैं ना, वो चौधरी वाली बात है कि फिर ना ही समझा, वो ना ही करें तो बेहतर है। एक मिनट दे जरा, वो ना करें। तारक साहब ये सारी बहस का कोई एक सवाल मुझे कर लेने दो रहमान, थोड़ा सा स्पेस। अली मोहम्मद साहब मुझे सिर्फ तारक साहब की इजाजत, हम तारक साहब के साथ जाती कर रहे हैं दोनों, लेकिन अली मोहम्मद मुझे सिर्फ इतना बता दो कि आपको सिंध के लोकल गवर्नमेंट के ऑर्डिनेंस पे एतराज क्या है? एक्ट पे ऑर्डिनेंस नहीं है, क्या एतराज है? स्पेसिफिक मुझे बताओ ताकि स्पेसिफिक जवाब दूं। होना पड़े ही नहीं सर, मुझे उस पे ये एतराज है, कि आपने उसके उधर मेयर के नाम पे एक बाबू बिठा देना है जो हर बात के लिए वज़ीर आला हाउस की तरफ देखेगा, मौसम कैसा है। और भाई मुझे ये एतराज है कि उसको दे दो इख्तियार। कहानी नहीं चलेगी, कहानी नहीं चलेगी। अच्छा नहीं ऐसे नहीं करो, कहानी नहीं। लेकिन मेरी एक बात और है, इससे उसका कौन सा सर ब्रेक के बाद अली भाई मैं आपसे भी इसका जवाब लेता हूँ, और आप दोनों से गुजारिश है जरा तारड़ साहब से मुझे पूछ लेने दें उनकी टेक क्या है। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। आजम नज़ीर तारड़ साहब, ये क्या साराइयां हैं हमारी सियासत के अंदर,
جو ہے وہ کیا اس ساری بحث میں سلیکٹر کا کوئی لینا دینا ہے؟ کیونکہ تاج مریم نواز صاحبہ جو آپ کی رہنما ہے انہوں نے بھی ٹویٹ کی، انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی تصویر کے ساتھ کہ آئی ایم کوچ. تو سر یہ کیا اس سارے انتخابی نتائج کا یا جو پچھلے انتخابی نتائج ہیں ان کا کچھ لینا دینا ہے اس ساری بحث سے، یا ان کو اس زاویے سے دیکھا جا سکتا ہے؟ رحمان، چھوٹی سی بات اس سے پہلے جو ابھی کریڈٹ لیا جا رہا تھا کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ نے لوکل گورنمنٹ الیکشن کرا دیے، کھہرا صاحب نے بات کھول دی، لیکن میں پھر کہوں گا ایک کنٹیمپٹ اپلیکیشنز بھی پڑی، اور جو پنجاب کی ابھی بھی ایک کنٹیمپٹ اپلیکیشن پڑی ہے کہ جو 2 سال انہیں نہیں دیے گئے وہ انہیں لوٹائے جائیں، اور اگر سپریم کورٹ آف پاکستان یہ فیصلہ نہ دیتی اور پھر وہ حکومت نہ کہتے اور الیکشن کمیشن کھڑے نہ ہو جاتے تو یہ نہ ہوتے. انہوں نے تو درخواستیں ڈالی الیکشن کمیشن میں کہ اس کو آگے کرے. اب رہی بات سلیکٹرز کی، تو دیکھیں یہ پرسیپشن تو ہے نا، کئی چیزیں ہوتی ہیں آپ کے پاس ان کے ثبوت نہیں ہوتے، لیکن ایک پرسیپشن ہوتی ہے، اور میں خود سمجھتا ہوں کہ باتیں ایسے نہیں ہیں بنتی، ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجوہات ہوتی ہیں، فاؤنڈیشن ہوتی ہے ان کے پیچھے. اور یہ پرسیپشن سے آپ کو لگتا ہے بڑھ کر ہے یہ نہیں، اس لیے رحمان کہ ہم بچے نہیں ہیں، ہم لوگ اس ملک میں رہتے ہیں اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کس طرح کی انٹرفیرنسز اور کس لیول پہ ہوتی ہے. علی محمد صاحب نے کہا کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، فلاں ضلع میں فلاں جگہ پہ یہ ہوا، لیکن ساری خوش فہمیوں کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ پچھلے 2018 کے الیکشنز میں کس طرح ساؤتھ پنجاب میں الیکٹیبلز کو شامل کیا گیا، اس نظریاتی جماعت میں جو مینار پاکستان پہ کھڑے ہو کے قسمیں اور حلف لیتے تھے کہ ہم نظریے سے نہیں ہٹیں گے اور ہم کارکن کو ہمیشہ ترجیح دیں گے وڈیرے پہ اور جاگیردار پہ، اور سارے وڈیروں اور جاگیرداروں کو ٹکٹیں دی گئی. اسی طرح کے پی میں بھی یہ ہوا 2018 کے الیکشن میں انہوں نے لوگ. سر بڑی معذرت پراویٹ صاحب، میں ذرا کنکلوڈنگ کامنٹس لے لوں. قاہرہ صاحب، کیا واقعی آپ کی جماعت بھی جو ہے وہ جلد انتخابات کی تیاری کر رہی ہے؟ سر آج آصف زرداری صاحب کا بھی سٹیٹمنٹ تھا. رحمان، سیاسی جماعتیں تو تیاری کرتی رہتی ہیں، لیکن اس ملک کا اور کوئی حل ہے؟ جس کرائسس میں ہم گھس گئے ہیں اور گھستے جا رہے ہیں، اس کرائسس سے نکلنے کا کوئی راستہ اگر پیدا ہو سکتا ہے تو وہ پہلا یہ ہے کہ لوگوں کو یکسوئی کے ساتھ جو بھی حکومت آئے وہ کام کرے اور لوگ اس کے ساتھ ہوں. تو وہ ایک نئے انتخاب کی صورت میں نیا مینڈیٹ ہی ہو سکتا ہے، اور تو کوئی ذریعہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. علی بھائی، آپ بھی تو کہیں انتخابات کی تیاری نہیں کر رہے؟ کر رہے ہیں نا، 2023 کی کر رہے ہیں. ان کی یہ ذرا اپنے لیے سیٹیں میٹیں اچھی سی پکڑ لیں، ادھر سے سافٹ والی ڈھونڈ لیں، کیونکہ اپوزیشن میں 5 سال پھر انہوں نے بیٹھنا ہے. صرف ایک تبدیلی آئے گی، تبدیلی انشاءاللہ یہ آئے گی کہ ذرا تھوڑا سا پیپلز پارٹی کو، باقی ملک میں تو اپوزیشن کے مزے چکھ رہے ہیں، تھوڑا اب سندھ میں بھی انشاءاللہ ان کو چکھنے پڑیں گے، اور 2023 میں انشاءاللہ آپ دیکھ لیں گے سندھ بھی انشاءاللہ تحریک انصاف کی حکومت ہوگی. علی محمد صاحب بہت شکریہ. علی محمد خان صاحب، اعظم نذیر طاہر صاحب اور قمر زمان قاہرہ صاحب آج ڈیبیٹ میں ہمارے ساتھ موجود تھے. آج کے پروگرام سے اتنے ہی. میزبان امان اظہر کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.